कंस्ट्रक्शन देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का, डेफिनेटली बात है। अभी हमने पढ़ा रेक्टिफायर में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन? डायोड। पर नॉर्मली हमारे घर में जो आती है डायोड, क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज नहीं देख सकता। डायोड में ऐसा नहीं है कि आप 220 वोल्ट AC लगा दोगे। डायोड एक मिनिमम रेंज जो उसकी रेटिंग होती है 30 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसे होती है, तो आप ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगा सकते डायोड के ऊपर, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो। तो इसके लिए हमें उसे सप्लाई को पहले कम करना पड़ेगा। तो सप्लाई को कम करने के लिए हमारे पास में AC सप्लाई आ रही है, तो डेफिनेटली AC को चेंज करने का तरीका हमारे पास स्टेप डाउन है और स्टेप अप है। पर हम यहाँ पे कम करना चाहते हैं तो हम स्टेप डाउन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर ये कॉन्सेप्ट अपनाता है। तो इसमें डायोड के अलावा मेन 3 पार्ट्स कौन से हैं? वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? ट्रांसफार्मर और लोड। तो कुल मिला के कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। नंबर 1 ट्रांसफार्मर, नंबर 2 लोड और नंबर 3 डायोड। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जैसे कि मैंने बताया हाई वोल्टेज को नहीं झेल पाएगा डायोड, तो उसको लोअर करना पड़ता है, दैट्स व्हाई वी यूज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। रेजिस्टिव लोड जिससे कि हम DC आउटपुट लेंगे। फिर डायोड जो कि मेन एलिमेंट है, जो क्या करेगा, बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल बनाएगा। ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन अभी हम देख रहे थे, जैसे देखो ट्रांसफार्मर हमने AC सप्लाई दे के 220 वोल्ट, ये अप्लाई होती है नॉर्मली प्राइमरी वाइंडिंग पे। एक ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग पे अप्लाई होती है, जिसके टर्न रेशियो कितने हैं? N1। और जो दूसरी वाली है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसके टर्न रेशियो है N2। पर N2 बहुत छोटा होगा तभी वोल्टेज कम मिलेगा, अगर N2 ज़्यादा हो गया तो वोल्टेज और ज़्यादा हो जाएगा। तो N2 को छोटा रखना पड़ता है N1 से, तो वो हमने अप्लाई कर दी। अब सेकेंडरी पे हमें वोल्टेज मिल जाएगा E2। E2 का फॉर्मूला होता है E1 × N2 अपॉन N1। तो E2 हमें मिल गई, ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव है, नीचे का टर्मिनल नेगेटिव है राइट नाउ। तो इस तरीके से जो E2 मिली है, अब E2 का जो लो वोल्टेज है वो हमने P टर्मिनल पे लगा दिया डायोड के। ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी डायोड्स कनेक्ट हो गया किससे? P टर्मिनल से। और लोड के दूसरा जो एंड है, लोड का जो एंड है वो डायोड के N टर्मिनल से कनेक्ट हो चुका है। मतलब E2 का टर्मिनल तो डायोड के P टर्मिनल से जुड़ गया, और लोड का जो टर्मिनल है वो डायोड के N टर्मिनल से जुड़ गया, और लोड का जो दूसरा टर्मिनल है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से वापस कनेक्ट हो गया नेगेटिव टर्मिनल से। ये हमारी कंस्ट्रक्शन। वर्किंग देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले, सबसे पहले हमने क्या लगाया? हाई वोल्टेज लगाया। किस पे? प्राइमरी पे। तो वो स्टेप डाउन हो गई। स्टेप डाउन हो गया, हमें वोल्टेज मिल गया E2 और वी कैन से VS। अब इस वोल्टेज को हमने लगाया P टर्मिनल किस पे? डायोड पे। अब डायोड क्या कैसे काम करेगा वो देखते हैं। डायोड कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो हम देख रहे हैं इनपुट में 2 साइकिल हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि मैंने एरो से बता रहा है कि पॉजिटिव साइकिल कौन सी है और नेगेटिव साइकिल कौन सी है। अब पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा? जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो अपर एंड है वो पॉजिटिव हो गया है, डेफिनेटली बात है, सही बात है। और जो नीचे का एंड है वो नेगेटिव हो चुका है। पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहा हूँ मैंने, नेगेटिव साइकिल अभी नहीं ले रहा, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो हमने देखा कि जब प्लस डायोड के P से जाके मिलेगा तो फॉरवर्ड होगा, और फॉरवर्ड में डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है अगर आइडियल है, और प्रैक्टिकल है वो तो एक रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस उसकी जगह ऑफर हो जाता है। क्लियर है। तो एज ए रिजल्ट करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो वी आउट जो मिलेगा वो हमें बिल्कुल इनपुट के बराबर मिल जाता है, नियर अबाउट थोड़ा कम मिलेगा रेजिस्टेंस की वजह से, पर आइडियली हमें बिल्कुल इनपुट के बराबर मिलेगा। तो वी आउट बराबर VS, करंट फ्लो करने के कारण। क्लियर है। और पोलरिटी क्या होगी? ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा और नीचे का टर्मिनल नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल के दौरान देखते हैं, डेफिनेटली बात है नेगेटिव साइकिल आ गई तो ऊपर का एंड क्या हो गया हमारा? नेगेटिव, और नीचे का एंड क्या हो गया? पॉजिटिव। अब नेगेटिव एंड अगर डायोड के P से जुड़ेगा तो डेफिनेटली बात है वो रिवर्स होगा, और रिवर्स में वो क्या हो जाएगा हमारा? ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा वो? ओपन सर्किट। अब करंट फ्लो नहीं कर रही तो हमारा वी आउट जो है वो 0 आएगा। अब दोनों केसेस को मिला लेते हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल को। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव में हमें आउटपुट 0 मिला है, क्योंकि हमें आउटपुट मिला ही नहीं, करंट ही नहीं भाई। तो ऐसे केस में पॉजिटिव में हमें आउटपुट मिला, नेगेटिव में आउटपुट नहीं मिला, तो हमको देख रहे हैं ये डायरेक्शन चेंज हो गई। देखो आप इनपुट में, देखो आप इनपुट में जो पॉजिटिव साइकिल थी वैसी हमें आउटपुट में भी मिल गई, नेगेटिव साइकिल मिली नहीं हमें आउटपुट में। तो इनपुट में तो देखो डायरेक्शन 2 तरह की है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पर आउटपुट में देखो डायरेक्शन एक ही है, पॉजिटिव फिर 0, पॉजिटिव 0, मतलब नेगेटिव तो जा ही नहीं रहा। क्लियर बात है। अब एनालिसिस देते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब है हमें रेक्टिफायर के पैरामीटर्स निकालने हैं कि ये DC आउटपुट कितना देगा, इसकी PIV कितनी होगी,
इसकी अपना एफिशिएंसी कितनी होगी, इसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, इसका करंट कितना होगा, ये सारे पैरामीटर्स एक रेक्टिफायर के लिए निकालना क्या कहलाता है हमारा एनालिसिस। अब हमने देखा, हमने एक अप्लाई करा था, पावर सप्लाई अप्लाई करी थी प्राइमरी में, तो उससे हमें एक एसी मिली स्टेप डाउन होके वीएस, जिसकी इक्वेशन हम मानते हैं, लेट मानते हैं एक साइनसोइडल वेव है, तो वीएस साइन ओमेगा टी, डेफिनेटली बात है एक साइनसोइडल वेव की इक्वेशन यही होती है। अब करंट की वैल्यू हम मान लेते हैं, मान लो लोड करंट लगा रखा है, लोड है, आरएल लग रहा है, तो करंट की इक्वेशन हमने मान लिया आई एम साइन ओमेगा टी। अब हम डायग्राम में देख रहे हैं, कि जो करंट है या वोल्टेज है कुछ भी हो, वो 0 से पाई में तो मिल रहा है, पर पाई से 2 पाई में नहीं मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी है 0 to पाई, पर हमने देखा पाई से 2 पाई, मतलब नेगेटिव साइकिल के दौरान करंट नहीं बही थी, तो उसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो हमने देखा आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी फ्रॉम 0 to पाई, फ्रॉम पाई टू 2 पाई आई बराबर 0। सिमिलरली वी आउट भी होगा क्योंकि रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, नाउ अब कोई भी ओम्स लॉ का नियम क्या कहता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस अगर हम प्रैक्टिकल डायोड माने तो आरएफ रेजिस्टेंस होगा, आइडियल डायोड के लिए आरएफ को 0 मानते हैं, आइडियल डायोड के लिए आरएफ को 0। अदरवाइज जो बेसिक फॉर्मूला है करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आरएफ प्लस आरएल, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन टोटल। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था एरिया निकालना है हमको, सारे वैल्यू, क्योंकि देखो आप डायग्राम को देखो पीछे, ये जो पैरामीटर है 0 to पाई में ये चेंज हो रहा है, तो ये चेंज को हम सबको जोड़ना पड़ेगा, और पाई से 2 पाई में तो वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले हम पूरी साइकिल के लिए निकाल लेते हैं, पूरी साइकिल के लिए। तो पूरी साइकिल में हमने फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन 0 to t, मतलब पूरी साइकिल के लिए 0 से t आई डी ओमेगा टी अपॉन टी, ये एवरेज होता है। अपॉन टी क्यों, एवरेज निकालने के लिए, सब निकालने के लिए इंटीग्रेशन करा। अब आई बराबर हमने देखा आई एम साइन ओमेगा टी है 0 to पाई, और पाई से 2 पाई 0 है। तो पूरा टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड देखो 2 पाई के बाद में तो वेव रिपीट ही हो रही है, तो हमने 2 पाई तक का टाइम पीरियड लिया। तो 0 to पाई आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई टू 2 पाई 0 डी ओमेगा टी अपॉन 2 पाई, ये 0 इसलिए आया है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आई एम अपॉन पाई, लिमिट वगैरह रख के जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, आई एम अपॉन पाई, इंटीग्रेशन आप जानते हैं। अब आई एम की वैल्यू हमने निकाली अभी वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, अब हमने जबरदस्ती क्या करा, आर एफ को बाहर निकाला, हमने जबरदस्ती आर एफ को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये वी एम अपॉन पाई आर एफ आएगा, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, पाई आर एफ आएगा। ठीक है, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एफ, ओ सॉरी वी एम अपॉन पाई आर एफ। ठीक है, पाई आर एल आएगा, आर एल बाहर निकाला। आर एम एस करंट अभी मैंने बताया था, एवरेज वैल्यू में हमने करंट ली। अब आर एम एस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट के स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, फिर रूट ले लेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या लगाया, अब की बार आई एम साइन ओमेगा टी की जगह क्या हो गया, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और पाई से 2 पाई में तो वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसका स्क्वायर भी 0 ही होगा। तो आई आर एम एस की वैल्यू आएगी आई एम बाई 2। अब आउटपुट डीसी पावर देखते हैं, तो जब हमें आई डीसी आउटपुट करंट मिली है, तो किसी भी लोड में पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो वैल्यू कितनी हो गई पावर इन डीसी की, आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल, और आई डी सी स्क्वायर कितनी है हमारी, आई डी सी की वैल्यू आई है आई एम बाई पाई, तो आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल, और आई एम की वैल्यू हमने अभी अभी देखी कितनी है, वी एम अपॉन पाई इंटू आर एफ प्लस आर एल, तो वो वैल्यू रखी, तो फॉर्मूला क्या हो गया, वी एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल। अब एसी पावर देखते हैं, तो एसी पावर में हमें आर एम एस वैल्यू मैंने बताई थी अभी, तो आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल, तो वैल्यू आ गई है आई एम स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल अपॉन 4, क्योंकि आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, आई एम बाई 2। अब वही हमने बोला 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल इज वेरी मच ग्रेटर देन आर एफ तो बहुत छोटा है, लोड आपका बहुत ज्यादा है, तो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला हो गया कितना, आई एम स्क्वायर बाय 4, राइट। अब एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डीसी पावर वो इनपुट एसी पावर, तो डीसी पावर जो आउटपुट है वो कितना है आपका, नॉर्मली आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल, और जो डीसी पावर है वो एसी पावर है वो हमारी कितनी है, आई एम स्क्वायर अपॉन 4, दोनों को रख देंगे, तो जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 40.6%। फॉर्म फैक्टर हमने पढ़ा था, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू हमारी कितनी आई थी, आई एम बाई 2,
एवरेज वैल्यू हमारी कितनी आई, Im बाई पाई, सॉल्व करा, वैल्यू आ गई 1.57। पीक फैक्टर Im अपॉन IRMS, तो Im अपॉन Im बाई पाई, तो वैल्यू कितनी आई 3.14। रिपल फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1, तो फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर अगर निकालें तो 1.57 का स्क्वायर, उसमें से 1 घटा दे तो क्या आएगा 1.21। PIV एक ही डायोड लग रहा है, तो इसमें नॉर्मली हम मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, VM। TUF आपने DC पावर ली थी, VM स्क्वायर इंटू पाई अपॉन पाई RL, और AC पावर अपनी यही है, तो हमारे आ गई 0.287।